गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल ऑलमोस्ट एंडिंग पर हैं चैप्टर के अपन, और मैं आपको अभी तक इस चैप्टर में सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल बताया, और मेनली हमको उनकी रेडियस का यूटिलाइजेशन करना है। तो सर्कम रेडियस आपने पढ़ा, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सर्कम रेडियस कैलकुलेट करने के टोटल दो फॉर्मूले हैं, एक साइन रूल से आता है और सेकंड फॉर्मूला आपने पढ़ा ABC अपॉन 4 डेल्टा। फिर दूसरा आपने पढ़ा इन रेडियस। इन रेडियस के लिए आपके पास फॉर्मूला टोटल 4 फॉर्मूले हैं, और यदि आप इन रेडियस के फॉर्मूला को लर्न कर लेते हैं तो एक्स रेडियाई के जो फॉर्मूले हैं बिल्कुल इन रेडियस से मैच करते हैं। ठीक है, तो अपन इन रेडियस के 4 फॉर्मूले हैं। फिर आपके उसमें आपने पढ़ा है एक्स सर्कल, जिसमें एक्स रेडियाई आपने पढ़ा R1 R2 R3, और जैसा आपको बोला ये सारे स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। स्मॉल आर कहीं भी आएगा तो वो इन रेडियस मान के चलेंगे, कैपिटल आर कहीं भी आएगा तो सर्कम रेडियस मान के चलेंगे, R1 R2 R3 कहीं पर आएगा तो वो एक्स रेडियाई होंगे। कहीं पर भी मेंशन नहीं किया आपको जाएगा या जाएगा भी, तभी भी आपने इनको यही मान के चलना है। ये नोटेशंस हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में, ठीक है, और इनको आपने याद रखना है। और आज मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन इन पर ओवरऑल करेंगे, लेकिन जैसा मैं आपको पहले बताया, किसी भी ट्राइंगल में टोटल 5 स्पेशल पॉइंट हुए। एक है सर्कम सेंटर, एक है इन सेंटर, एक है एक्स सेंटर, 2 और पॉइंट आपको बताए थे। एक जिसमें से आप बहुत बार पढ़ते हो, सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और जो बचा हुआ लास्ट पॉइंट है वो है आपका ऑर्थो सेंटर। तो these are the 5 special points of a triangle। 5 स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं इनको। इनको आप हमेशा याद रखें, कहीं भी ये आएगा, ठीक है। और इन पांचों की जानकारी अब आपको हो गई है। 5 स्पेशल पॉइंट्स ट्राइंगल के। तो इन 5 स्पेशल पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट जो आज मैं आपको डिस्कस करूंगा ये फर्स्ट पेज पर, वो है सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड को हमेशा हम जी से डिनोट करेंगे। जो सेकंड स्पेशल पॉइंट है वो है ऑर्थो सेंटर। अभी तक अपन ने इस पर भी डिस्कशन नहीं किया, आज मैं आपको ऑर्थो सेंटर की भी थोड़ी जानकारी दूंगा। हाँ, जो हम पढ़ चुके हैं वो है हमारा सर्कम सेंटर, जो कि सर्कम सेंटर किसी ट्राइंगल के लिए कैसे बनता है आपको बताया था। किसी ट्राइंगल में तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर आके मिलेंगे वो सर्कम सेंटर होगा। फिर आपने पढ़ा है इन सेंटर, तीनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर होता है। फिर आपने पढ़ा है एक्स सेंटर, और एक्चुअली वो एक्स सेंटर्स हैं। 3 एक्स सेंटर्स आपको मिलते हैं, I1 I2 और I3। और एक्स सेंटर क्या होता है, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और 2 एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे तो वो होगा आपका एक्स सेंटर, है ना। तो मोटा मोटा जो आपको याद रखना है इनमें कि एक्स सेंटर इज वन इंटीरियर एंड 2 एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मतलब 3 होते हैं, तो ऑल इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे वो आपका बनेगा इन सेंटर। आई से डिनोट करते हैं। सर्कम सेंटर क्या होता है, एक बार री एंटर कर लो बेटा। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ साइड्स, ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है ना, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे वो है आपका सर्कम सेंटर। तो ये तीन बातें तो मैं आपको बता चुका हूं। मैं सर्कम सेंटर आपको सबसे पहले बताया था, जिससे एसोसिएट किया था हमने कैपिटल आर सर्कम रेडियस को, फिर यहाँ पर हमने एसोसिएट किया था स्मॉल आर, और यहाँ पर हमने एसोसिएट किया था R1, R2 और R3। अब चूंकि 5 स्पेशल पॉइंट्स हैं, तो ये 5 स्पेशल पॉइंट्स में से 3 कवर हो चुके हैं, 2 बचे हैं। तो आज मैं आपके साथ सेंट्रॉइड पे डिस्कशन करूंगा, और आज मैं आपके साथ ऑर्थो सेंटर पे डिस्कशन करूंगा। सेंट्रॉइड आप बहुत समय पहले से पढ़ते आ रहे हो, छोटी क्लासेस में भी सेंट्रॉइड पढ़ाया दिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत जानकारी आप सेंट्रॉइड के बारे में रखते हैं। आज अपन थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेंगे सेंट्रॉइड की। और ऑर्थो सेंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है, उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा आपके सामने। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, इसको ऐसा ही याद आप रखना, सर्कम सेंटर, तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे तीनों इंटीरियर, वो इन सेंटर बना देंगे, और जहां पर एक इंटीरियर 2 एक्सटीरियर बाइसेक्टर मिलेंगे वो एक्स सेंटर बनेंगे। अब सेंट्रॉइड अपन पढ़ने जा रहे हैं, फिर मैं आज आपको ऑर्थो सेंटर, तो 2 चीजों के अपन फोकस करेंगे आज, सेंट्रॉइड पर और ऑर्थो सेंटर पर। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। कोई डाउट हो आपको इतनी बात में तो पूछ लीजिए, कहीं भी छोटा मोटा सवाल आपके मन में यदि उत्पन्न हो गया है, प्रकट हो गया है, तो आप पूछ सकते हैं। सांगा लवकरात लवकर सांगा, हम शर्माने का जरूरत नहीं, पूछ लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको कोई समस्या परेशानी नहीं है। अब अपन चलते हैं आगे, और मैं अब डिस्कस करता हूं अपने सबसे पहले पॉइंट पर, आज के पॉइंट पर, विच इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैपिटल जी नोटेशन है, ये सबके नोटेशन मैंने लिखे हैं, है ना, ये सबके नोटेशन है। आगे से मैं कहीं कैपिटल जी लिख दूं तो आप समझिएगा वो सेंट्रॉइड है। कैपिटल आई लिख दूं तो वो इन सेंटर है, कैपिटल ओ सर्कम सेंटर, और I1, I2, I3 एक्शन। चलिए तो चलते हैं, सेंट्रॉइड क्या होता है। तो सबसे पहला, सेंट्रॉइड जो है किसी भी ट्राइंगल में तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जो हो, वो सेंट्रॉइड होता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल medians of triangle is called centroid and is denoted by कैपिटल G, और उसको अपन कैपिटल G से डिनोट करेंगे, ठीक है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। जहां पर किसी ट्राइंगल के तीनों मीडियंस मिल जाते हैं, मीडियन क्या होता है, मीडियन मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ये मैंने कोई ट्राइंगल लिया है ABC, और इस ABC ट्राइंगल में यदि आप वर्टेक्स ए को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे, ठीक है, मैं यहाँ पर अपोजिट साइड BC है, ये BC का मिड पॉइंट है, ठीक है ना जी। तो ये इसको अपन बोलेंगे मीडियन। किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करेंगे, दिस इज कॉल्ड द मीडियन, एंड वी हैव टोटल 3 मीडियंस। ये हो गया BD, सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा
BE, जहां पर ये लेंथ बराबर है, और तीसरी हमारी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी ये, इसको हम बोल रहे हैं CF, ये हमारी लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो DE और F जो है वो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, वेयर कैपिटल D, कैपिटल E एंड कैपिटल F आर midpoints of sides BC, AC and AB respectively, है ना। ये इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट हैं। तो ये हो गया मीडियन। तो जहां पर मीडियन मिलेंगे वो कहलाएगा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को अपन कैपिटल G से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये तीनों मीडियन आके मिल गए, इन्हीं मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कहलाता है सेंट्रॉइड। और आप इसमें एक बात ये जानते हो कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो जो बात आप यहाँ पर एक चीज जो आपको बहुत छोटे से सिखा दी जाती है, और वो ये है कि सेंट्रॉइड, खासियत है ये, दिस इज द क्वालिटी ऑफ द सेंट्रॉइड, कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन internally in the ratio 2:1। सेंट्रॉइड हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड का डेफिनेशन है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आपको केवल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट का क्वालिटी समझना है। तो जैसे सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर, एक्स सेंटर एक इंटीरियर दो एक्सटीरियर बाइसेक्टर। अब अपन ने पढ़ा सेंट्रॉइड मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इसमें जो बेसिकली हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो ये है कि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। जैसे ही जब अपन ने सर्कम रेडियस, सर्कम सेंटर पढ़ा था, तो वहां पर हमको सर्कम रेडियस पूछ रहे थे कैपिटल R। इन सेंटर पढ़ा था तो हमको इन रेडियस पूछ रहे थे स्मॉल r। और एक्स सेंटर पढ़े थे तो हमको एक्स रेडियाई पूछ रहे थे R1, R2, R3। उन पर बेस अपन ने क्वेश्चन किए। अब मेरे को जब यहाँ पर सेंट्रॉइड पूछेंगे, तो अभी मैं फिलहाल सेंट्रॉइड के लिए जो आपने यहाँ पर मेनली डिस्कशन करना है, ये जो आपने बोला कि सेंट्रॉइड तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर अभी आपको क्या पूछेंगे, मैं यदि आपको तीनों साइड्स के ट्राइंगल की लेंथ दे दूं, मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ दे दूं, तो मैं अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन करूंगा कि भैया बताओ कि मीडियन एडी का लेंथ क्या होगा। तो अभी आपके पास कोई फॉर्मूला है नहीं। जैसे मैं आपको ट्राइंगल के साइड दे देता हूँ 3, 4, 5, और आपसे पूछता हूँ कि बताओ बेटा एडी का लेंथ कितना होगा। द मीडियन पासिंग थ्रू वर्टेक्स ए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू वर्टेक्स ए। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, हियर वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सो अपना अगला हेडिंग है कि मैं यहाँ पर पूरा एक फॉर्मूला आपको वेरीफाई करूंगा, और वो है लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और अपन एक फॉर्मूला ये वाला वेरीफाई करेंगे, सबसे पहला वाला, और बाकी दो को सिमेट्री से अपन याद रखेंगे। तो ये जो एडी का लेंथ होता है ना बेटा, तीनों लेंथ एडी, मीडियन का लेंथ, मीडियन एडी का लेंथ, ये मीडियन एडी की लेंथ के लिए फॉर्मूला है हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ओवर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। और अब हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक बार मैंने एडी निकाल लिया तो फिर मैं बीई और सीएफ को भी ऐसी सिमेट्री से लिख सकता हूँ, है ना। क्योंकि देखो फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल हो गया, याद रखना कि यदि मेरे को ए से पास होने वाला मीडियन चाहिए, वर्टेक्स ए से पास होने वाला, तो ए सबट्रैक्ट होता है ना। जब अपन बी से पास होने वाला मीडियन लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला
सॉरी, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 सेम रहेगा, रूट सेम रहेगा, सब्ट्रैक्ट क्या होगा? बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब अपन सी से पास होने वाला मीडियन लिखेंगे तो इसमें सब्ट्रैक्ट क्या होगा? सी सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब तब फॉर्मूला क्या बनेगा? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अपन अगले पेज पर इसको वेरीफाई करें। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, और अगले पेज पर वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला। हाउ टू वेरीफाई देखिए, आप ध्यान से समझिएगा। चलते हैं पेज नंबर 3 पर, वेयर वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला। लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला, एडी का लेंथ निकालना है, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला आप नोट कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम का रूल है, डायग्राम समझ गया, ठीक है, तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट से अपन वो लेंथ को वेरीफाई कर देंगे। वेरिफिकेशन करते वक्त काफी पुरानी चीजें जो हैं वो अपनी रिवाइज होती हैं कुछ कुछ, है ना, और कैलकुलेशन अपना अच्छा होता है, और वेरीफाई करने से फॉर्मूला एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपन याद रख सकते। तो चलते हैं अपन आगे करते हैं वेरीफाई। मैंने यहाँ पर ले लिया ट्राइंगल, ये हमारा कोई ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का मिड पॉइंट ले लेता हूं मैं। ये मिड पॉइंट माना नहीं, या फिर ऐसा कर लेता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, क्योंकि तो परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो भी आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, ये मैंने कोई ट्राइंगल, और अब दिस इज अवर ए बी सी ट्राइंगल। हमको ये मीडियन का लेंथ चाहिए, ये है डी, मिड पॉइंट है ये, मतलब ये जो बी डी की लेंथ है और ये जो सी डी की लेंथ है ये बराबर है। हमको ए डी का लेंथ निकालना है, मीडियन। अब ये निकालने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, और मैं इस वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ई नाम दे, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम ला रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाने के लिए राइट एंगल होना जरूरी है, तो इसलिए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। और अब आप देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ई डी में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ई डी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए डी का स्क्वायर कितना होगा? ए डी स्क्वायर बराबर होगा ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, है ना। ए डी स्क्वायर को अपन कितना लिख सकते हैं? ए ई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। और अब चलते हैं आगे, तो ए स्क्वायर रिमेन्स एज सच, और ईडी कैन बी रिटर्न, ईडी की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं? ईडी को लिख सकते हैं ईसी माइनस डीसी, है ना। नाउ ओपन दी ब्रैकेट, तो ए स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर -2 ईसी डीसी, -2 ईसी डीसी, है ना। फॉर्मूला लगा दिया भाई, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी, है ना, फॉर्मूला लगा दिया। अब आप देखो भाई, आप मेरे को बताओ, ए स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर को, ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर को अपन ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वायर, है ना। डी सी स्क्वायर रिमीन्स एज सच, है ना, 2 डी सी एज सच। और एक चीज और मैंने करी है, अब आप देखो, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल ए ई सी, दिख रहा है आपको? इस राइट एंगल ट्राइंगल ए ई सी में यदि आप इस एंगल सी का कॉस लेते हो, कॉस सी, तो कॉस सी का वैल्यू कितना होगा बेटा? कॉस सी का वैल्यू होगा
ईसी अपॉन एसी होगा ना, ईसी अपॉन एसी, ईसी अपॉन एसी। अच्छा, एसी का लेंथ क्या है? एसी तो एंगल बी के अपोजिट साइड है, इसलिए एसी का लेंथ स्मॉल बी है, तो मैं एसी को स्मॉल बी लिख सकता हूं। तो दिस इंप्लाइज ईसी बराबर बी कॉस सी, है ना, ये आ गया हमारे पास, ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यहां। तो ये अपना, इसके बाद स्टेप मैंने कंटिन्यू करी है। मैं क्या लेके चल रहा था? मैं लेके चल रहा था एडी स्क्वायर, मेरे पास क्या क्या आ गया? एसी स्क्वायर आ गया, मेरे पास डीसी स्क्वायर आ गया, मेरे पास 2DC एच सच है, और मैं इस डीसी की जगह पर, अभी चलो डीसी लिख देते हैं, डीसी अलग कर दिया, और अब इस ईसी की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? बी कॉस, ऑलमोस्ट आ गए अपन फॉर्मूला पे, ऑलमोस्ट वी डन अवर फॉर्मूला। देखो सबका वैल्यू डालूंगा, एडी स्क्वायर तो चाहिए था मेरे को, आप बताओ एसी को कितना लिख सकता हूँ? एसी का लेंथ कितना है? बी। आप बताओ डीसी को कितना लिख सकता हूँ? तो चूंकि डी मिड पॉइंट था, और ये जो साइड का लेंथ है टोटल यहाँ से यहाँ तक ए है, ए बाई और टू। वेरी गुड, ये ए बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ए बाई, यहाँ पर ये ए बाई टू, और ये बी कॉस सी एस तक है। अब आप देखो, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4, टू टू कैंसिल, तो माइनस ए बी कॉस सी, है ना। कॉस सी का फॉर्मूला डाल दो। कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस सी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 AB, कट गया। एलसीएम ले रहा हूँ 4, 4 एलसीएम लोगे तो इधर क्या आएगा? 4B स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर। ये कैलकुलेशन बस आपने करनी है, ये सही पकड़ लोगे तो आ जाएगा। नाउ वी डन अवर फॉर्मूला, देखो आ गया है ऑलमोस्ट। इसके बाद का स्टेप में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 4B स्क्वायर में 2B स्क्वायर गया तो क्या बचा? 2B स्क्वायर, फिर ये प्लस का 2C स्क्वायर, और फिर माइनस का ए स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना है? 4। ये आएगा इसकी अगला स्टेप, और अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो फॉर्मूला बन गया। यही तो लिखा था मैंने फॉर्मूला आपका, है ना। तो देख लीजिए, नाउ आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट अवर रिजल्ट। तो एक बार और देख लीजिए, सिंपली मैंने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्शन किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल एईडी है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, एई को एसेट रखा, ईडी को, इस ईडी को मैंने ईसी माइनस डीसी लिख दिया, ब्रैकेट ओपन किया, अरेंज किया। इस ईसी का वैल्यू कैसे बी कॉस सी आया वो बताया, तो मैंने ईसी की जगह बी कॉस सी लिखा, यहाँ पर कॉस सी का फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। काटने पीटने और एलसीएम लेने के बाद, ये सब मचाने के बाद हमको इतना मिल जाता। तो वी गेट व्हाट? वी गेट एडी स्क्वायर बराबर इतना। ये कितने के बराबर आया? ये आया एडी स्क्वायर के बराबर, है ना। एडी स्क्वायर बराबर इतना आया। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट अवर रिजल्ट। तो देखिए कोसाइन रूल रिवाइज हो गया, कैलकुलेशन इंप्रूव हो गई, तो बहुत सारा कुछ रिवाइज हो जाता है जब आप इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन ऊपर से जाता है, चलेगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप जेई एडवांस तक का सोच रहे हैं तो वेरिफिकेशन मस्ट है आपको करना। यदि आप जेई मेंस कर रहे हैं, आप स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, वेरिफिकेशन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट हो पर्टिकुलर स्टेप में पूछिए आप बेटा। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए जो मैंने आपको बताया, पेज नंबर 4 पे जा रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया वो एक साथ कलेक्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझो भी, और मैं उस पर एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट बना रहा हूँ, ठीक। पेज नंबर 4।
तो जैसा मेरे पास कोई ट्राइंगल है एबीसी, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं डी, ई और एफ। तो मेरे पास 3 मीडियन मैं बना सकता हूँ जब वर्टेक्स ए को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, बी को, और ठीक है। तो मेरे पास 3 मीडियन है। तो D is the midpoint of side BC, E is the midpoint of side AC, F is the midpoint of side AC। एक चीज, तो मैंने जो अभी आपको फॉर्मूला बताया, अच्छा एक चीज और आप जानते हैं, एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल ए, एंगल बी के और एंगल सी के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो अब इसके बेसिस पर मैं यदि मीडियन एडी का लेंथ आपको अभी वेरीफाई कराया, तो वो मैंने कराया इट इज हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ओवर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर ऐसे ही जब आप बीई का लेंथ लिखेंगे, मतलब एंगल बी से पास होने वाला मीडियन, तो अब बी सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या आएगा 2c स्क्वायर एंड सी एफ, इट इज हाफ, सी से पास हो रहा है इसलिए सी सब्ट्रैक्ट होगा, तो इट इज 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस सी। ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर ये जो हमारा लेंथ है एडी का, इसको मैं यदि एम ए नाम दे देता हूं, इसको मैं मीडियन है, एम फॉर मीडियन। तो ए से पास होने वाला मीडियन, बी से पास होने वाला मीडियन, सी से पास होने वाला मीडियन। तो यदि ये एम ए एम बी एम सी से डिनोट मैं करूं, तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है एम ए का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर, इट इज 3/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ये तीनों मीडियन के लेंथ में और तीनों साइड्स के लेंथ में रिलेशन है, एम फॉर मीडियन है। ठीक है। तो मीडियन की लेंथ का स्क्वायरिंग का जो सम है, इट इज 3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आता है, जो कि आप यहां से इजीली वेरीफाई कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है। यदि आप वेरिफिकेशन में जाएंगे तो मैं क्या करूंगा भाई, एम ए का वैल्यू ये है, एम ए का स्क्वायर करोगे तो एम ए का स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा बेटा, एम ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1/4, और स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट हट गया, तो कितना आता है 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस, अब ऐसे ही एम बी स्क्वायर ऐड करोगे तो एम बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और ये आएगा 2c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एट दी लास्ट जब आप इसका स्क्वायर एम सी स्क्वायर करेंगे, एम सी स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस। तो अब आप देखो ओवरऑल 1/4 कॉमन आ जाता है अंदर। पहले b वाले टर्म्स में दिखाता हूँ, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया 3b स्क्वायर आया। ऐसे ही सी स्क्वायर वाला करोगे तो 3c स्क्वायर आएगा, और ये वाला कर लेना तो 3a स्क्वायर आएगा। तो फाइनली यू गेट 3 बाहर ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इजीली आ जाता है। यदि आप इन तीनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो वी गेट दिस रिजल्ट, है ना। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए। यह है मीडियन सेंट्रॉइड से रिलेटेड बात हो गई। अब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपके ऑर्थो सेंटर पे। पांचवा स्पेशल पॉइंट ऑफ ट्राइंगल विच इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स होता था, इन सेंटर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स होते थे, एक्स सेंटर एक इंटीरियर दो एक्सटीरियर, सेंट्रॉइड मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और अब अपन चल रहे हैं पेज नंबर 5 पर, वेयर वी डिस्कस ऑर्थो सेंटर। our next and last special points of triangle which is ortho center of triangle।
ऑर्थो सेंटर एच से डिनोट किया गया है। नहीं, अभी एमएन रूल आने का ही है बेटा। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? तो किसी भी ट्राइंगल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल is called orthocenter and is denoted by कैपिटल। ऑर्थो सेंटर को हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। अब आप ऑर्थो सेंटर समझिए क्या है। तो हमने यहाँ पर, सॉरी, एल्टीट्यूड समझिए क्या है। तो हमने यहाँ पर एक यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया, और इस ट्राइंगल में हम यदि किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर, इसको अपन बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो ये पहला अल्टीट्यूड हो गया। फिर बी से एसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये बी से पास होने वाला अल्टीट्यूड हो गया। और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है अपोजिट साइड पर, तो ये सी से पास होने वाला अल्टीट्यूड होगा। ये तीनों अल्टीट्यूड जहां पर आके मिल गए, तीनों एल्टीट्यूड जहां पर आके मिलेंगे, इसको अपन बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। दिस इज कॉल्ड दी ऑर्थो सेंटर। ये होता है ऑर्थो सेंटर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड दी ऑर्थो सेंटर। ठीक है। और एक चीज आप यहाँ पर समझिए कि जैसे मैंने यदि किसी ट्राइंगल में, ये मैंने कोई ट्राइंगल कंसीडर किया, और उसके अपोजिट साइड, आप जानते हो एंगल ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए होती है। ठीक है। और मैं यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस परपेंडिकुलर का लेंथ, मतलब एल्टीट्यूड की लेंथ मैंने P1 मान ली। ठीक है। तो आप ये जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल, यदि मैं इस ट्राइंगल का आपसे एरिया पूछूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसको अपन डेल्टा से डिनोट करते हैं। और एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट P1 है। और इसी हाइट P1 को अपन क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड की लेंथ। तो देयरफॉर यहां से P1 के लिए फॉर्मूला क्या बन गया? 2 डेल्टा अपॉन 2 डेल्टा अपॉन। सिमिलरली जो P2 का लेंथ होगा वो 2 डेल्टा अपॉन बी, और P3 का लेंथ होगा 2 डेल्टा अपॉन सी। तो यदि आपको एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, जैसे हमने मीडियन की लेंथ के लिए उतना बड़ा कैलकुलेशन किया था, एल्टीट्यूड बड़ा आसानी से आ जाता है। P1 मतलब ए से पास होने वाला एल्टीट्यूड है, P1 मतलब एडी का लेंथ है। ठीक है। ऐसा ही सिमिलरली जब आप वर्टेक्स बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इस लेंथ को मैंने P2 नाम दे दिया, और वर्टेक्स सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस लेंथ को मैं P3 नाम दे देता हूँ, है ना। तो ये है P1 P2 P3, और ये वाला P1 है, इसको P1 लिख देता हूँ। तो ये P1 का लेंथ हो गया, ये P2 का लेंथ हो गया, और ये P3 का लेंथ हो गया। तो ये एल्टीट्यूड के लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, वेयर डेल्टा क्या है? डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर
तीनों अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अल्टीट्यूड क्या होते हैं? किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसको आप अल्टीट्यूड बोलेंगे। अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर डिनोटेड बाय कैपिटल एच। और इफ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, तो ये लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड के लिए फॉर्मूले हैं। ए से पास होने वाला अल्टीट्यूड 2 डेल्टा बाई ए, बी से पास होने वाला 2 डेल्टा बाई बी, सी से पास होने वाला 2 डेल्टा बाई सी। चलते हैं पेज नंबर 6 पर। अब मैं आपको एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहा हूं, और वो है जो कि एल्टीट्यूड से ही रिलेटेड है, मतलब ऑर्थो सेंटर से ही रिलेटेड है। इसको अपन पढ़ेंगे आगे से, पैडल पैडल ट्राइंगल। पैडल ट्राइंगल ये क्या भला है? पैडल ट्राइंगल वो समझिए। So our next heading is paddle triangle. The next heading is paddle triangle. तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ट्राइंगल बना देता हूँ, फिर मैं उसमें बताता हूँ कि पैडल ट्राइंगल आप किसको बोले, ठीक है? और उसके बाद आपने वर्टेक्स ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वर्टेक्स बी से जो ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और वर्टेक्स सी से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, सी एफ, है ना? ये हमारा वर्टेक्स ए था, ये ट्राइंगल ए बी सी था। और मैंने तीनों एल्टीट्यूड गिरा दिए, एडी गिरा दिया, बी गिरा दिया और सी एफ गिरा दिया। तीनों साइड्स पे 3 परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किए हैं। सर इन सब ट्राइंगल का यूज क्या है? ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको पूछा ना, एल्टीट्यूड का लेंथ आपको आ जाएगा निकालने, ट्राइंगल की आपको साइड दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल पासिंग थ्रू वर्टेक्स सी। आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए 2 डेल्टा बाई, है ना? तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द पैडल ट्राइंगल, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल। तो देखिए, ये जो कहलाता है इसको अपन बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। डी, ई और एफ, इनको अपन बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और तीनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन कर दें, ये तीनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करके ये जो ट्राइंगल आपको बन रहा है, दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड पैडल ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है ये कहलाता है पैडल ट्राइंगल। पैडल ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है, और ये केवल जब ऑर्थो सेंटर बनेगा, ऑर्थो सेंटर डिफाइंड होगा, वहीं पर डिफाइंड होता है। तो दिस इज कॉल्ड दी पैडल ट्राइंगल। तो अब अपन पैडल ट्राइंगल के कुछ बातें यहाँ पर लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने का। तो सबसे पहली बात यहाँ पर है पैडल ट्राइंगल के एंगल्स, एंगल्स ऑफ पैडल ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ पैडल ट्राइंगल। तो आपके पास पैडल ट्राइंगल जो है वो डीई एफ है, और ये जो पैडल ट्राइंगल डीई एफ है, इसका ये जो एंगल एफ ई डी बन रहा है, ये वाला एंगल एफ ई डी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो पहला एंगल होगा एंगल एफ ई डी, जो कि एंगल ए के अपोजिट है। सॉरी, एफ ई डी नहीं, एफ डी ई, एफ डी, विच इज अपोजिट टू एंगल ए, और अपोजिट टू एंगल ए है, इसलिए इसका वैल्यू आपको ऐसे याद रखना है, 180 माइनस 2a। सिमिलरली जो दूसरा एंगल है डीई एफ, मतलब एंगल बी के अपोजिट वाला, इसकी वैल्यू आती है 180 माइनस 2b। और एंगल ई एफ डी, ई एफ डी, ये वाला एंगल सी के अपोजिट है, इसका वैल्यू होता है 180 माइनस 2। ये पैडल ट्राइंगल के एंगल्स हैं, इनको आपने याद रखना है, ठीक है? पैडल ट्राइंगल्स के एंगल इतने 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 आते हैं,
और दूसरी जो बात इसमें जरूरी है वो है पैडल ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ। तो नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पर डाल रहे हैं, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ पैडल ट्राइंगल। जैसे ट्राइंगल एबीसी की साइड लेंथ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, ऐसे यदि पैडल ट्राइंगल बनाए तो पैडल ट्राइंगल के साइड्स के लेंथ, तो हमारे पास पहला जो लेंथ है वो है ई एफ, है ना। पैडल ट्राइंगल की साइड का लेंथ है ई एफ, ई एफ। और ये जो ई एफ का लेंथ होता है, क्योंकि ये एंगल ए के अपोजिट है, मैं आपको अपोजिट से इसलिए याद रखा रहा हूँ कि लंबे समय तक आप इसको याद रख सकते हैं। तो ई एफ का जो लेंथ होता है वो ए कॉस ए होता है, ए कॉस ए। ऑल्सो इट कैन बी रिटर्न आर साइन टू ए। अब आप पूछोगे कि ये कैसे लिख दिया इसको, ये दोनों चीजें बराबर होती हैं, कैसे लिखा है? क्योंकि आप ये जानते हो कि ए को मैं कितना लिख सकता हूँ, ए कैन बी रिटर्न व्हाट, ए जो होता है ये होता है 2r साइन ए, होता है कि नहीं साइन रूल से। तो ए होता है 2r साइन ए, तो ए की जगह पर 2r साइन ए लिखूंगा, तो r बाहर आ गया, और 2 साइन ए कॉस ए कितना होता है साइन 2। तो आप इसको ए कॉस ए भी लिख सकते हो और आप इसको r साइन 2a लिख सकते हो। सिमिलरली बाकी साइड्स आप इजीली याद रख सकते हो, एफ डी या डी एफ। तो डी एफ किस एंगल के अपोजिट है? डी एफ एंगल बी के अपोजिट है, तो इसका लेंथ क्या लिखोगे? बी कॉस बी, या फिर इसको क्या लिखेंगे? आर साइन 2b। एंड तीसरी लेंथ क्या बची? तीसरी लेंथ बची ईडी या डी, और ईडी का लेंथ एंगल सी के अपोजिट है, इसलिए कितना बनेगा ये? सी कॉस सी, या इसको अपन कितना लिख सकते हैं? आर साइन। किसी भी ट्राइंगल के यदि आपको तीनों साइड्स और तीनों एंगल पता है, जैसे हमने आपको पैडल ट्राइंगल के तीनों एंगल बता दिए और पैडल ट्राइंगल की तीनों साइड लेंथ बता दी, तो अब आपको इस पैडल ट्राइंगल का चार बातें, मैं देखो मैं आपको इस पैडल ट्राइंगल का एरिया निकाल के बताऊंगा अभी, इस पैडल ट्राइंगल का सरकम रेडियस और इस पैडल ट्राइंगल का इन रेडियस। और यदि मेरे को किसी ट्राइंगल की सरकम रेडियस चाहिए या इन रेडियस चाहिए या एरिया चाहिए, तो मेरे को उसकी एंगल्स की और साइड्स की जानकारी होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया पैडल ट्राइंगल क्या होता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा वो आपका कहलाएगा पैडल ट्राइंगल। When we join all the foot of perpendiculars, we get a triangle. This triangle is called paddle triangle. We have a triangle, paddle triangle DEF, और इस DEF में तीन एंगल तीन साइड्स हैं, तो तीनों एंगल के वैल्यूज ये लिखे हैं, तीनों साइड्स के लेंथ ये लिखे हैं। ठीक है सर? हाँ बोलो बेटा। सर लास्ट साइड का फॉर्मूला? जैसा फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन है वैसे ही ये वाला भी आता है। अच्छा सॉरी, हाँ साइन 2c हो जाएगा, आर, वेरी गुड बेटा, आर साइन 2c है ना, आर साइन 2c आएगा। ठीक है, तो मेरे पास तीनों साइड्स और तीनों एंगल। अब जैसे मैं आपको इसमें एक चीज देखो वेरीफाई करता हूँ और दो आपको होमवर्क में देता हूँ। भाई मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। सरकम रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल इज half of circum radius of triangle AB। समझ गए आप? ये है पहला रिजल्ट। मतलब मैं जो बोल रहा हूं आपको ट्राइंगल एबीसी का सरकम रेडियस क्या होगा? ट्राइंगल एबीसी का सरकम रेडियस है मतलब ये जो बाहर सर्कल बनेगा उसकी रेडियस, और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो बाहर सर्कल बनेगा इसकी रेडियस, ये जो अंदर सर्कल बनेगा उसकी रेडियस का डबल होती है। वही तो लिखा है ना। तो पैडल ट्राइंगल का जो सरकम रेडियस है वो गिवन ट्राइंगल के सरकम रेडियस का हाफ हो जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं
गिवन ट्राइंगल का सरकम रेडियस पैरेलल ट्राइंगल की सरकम रेडियस का डबल होता है। मतलब पैरेलल ट्राइंगल चूंकि अंदर बन रहा है तो पैरेलल ट्राइंगल की रेडियस कम आएगी, एबीसी का सर्कल ज्यादा बड़ा होगा तो एबीसी का रेडियस ज्यादा बड़ा आएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इसको बड़ा इजीली वेरीफाई कर सकते हो यदि आपके पास तीनों साइड्स और तीनों एंगल है। देखो मैं वेरीफाई कर देता हूँ, ध्यान से समझना। अभी जैसे हमको ये वेरीफाई करना है, तो ये वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे भाई, मैं सरकम रेडियस ऑफ पैरेलल ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ। और आपने ये पढ़ा है किसी भी ट्राइंगल में सरकम रेडियस निकालने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, होते कि नहीं। एक तो एबीसी अपॉन 4 डेल्टा और दूसरा साइन रूल। तो मैं यहाँ पर इसको वेरीफाई कर रहा हूँ और मैं लेके चल रहा हूँ सरकम रेडियस ऑफ पैरेलल ट्राइंगल। आप बताओ पैरेलल ट्राइंगल का सरकम रेडियस कितना होगा। तो क्या होता है फॉर्मूला सरकम रेडियस का, आपने पढ़ा है ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर 2r, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। सरकम रेडियस का डबल होता है, मतलब कोई भी साइड को उसके अपोजिट एंगल के साइन से डिवाइड करोगे तो आपको 2r मिलता है, सरकम रेडियस का डबल। ये फॉर्मूला है सरकम रेडियस निकालने। तो हमने ट्राइंगल की कोई भी साइड ले ली, तो मैं ईएफ ले लेता हूँ, ईएफ है ना, ईएफ मेरे पास है। तो ईएफ को किससे डिवाइड करना है, कोई भी साइड और ट्वाइस ऑफ उसके अपोजिट एंगल का साइन। तो इसके अपोजिट एंगल ईएफ के अपोजिट एंगल कौन सा है, डीईएफ, और डीईएफ की वैल्यू हमारी कितनी है 180 माइनस 2a। इस 180 माइनस 2a का साइन लेना है, मतलब साइन 180 माइनस 2a। अब आप बताओ ईएफ का लेंथ कितना है, ये लिखा हुआ ईएफ का लेंथ कितना लिखा है 2r साइन ए ले लो, 2r साइन ए, नीचे आ जाओ, ये 2 तो एज सच है। और आप बताओ साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, 2r साइन ए मत लो, r साइन थीटा, नहीं r साइन 2a ले लो इसको पहले तो। हाँ वेरी गुड। और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो ये कितना आ जाएगा साइन 2a आ जाएगा। तो साइन 2a उड़ गया एंड वी गेट r बाई, हो गया रिजल्ट वेरीफाई। ये देखिए इतना था बस। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन के निकल के आएंगे आपको। तो ये है पैरेलल ट्राइंगल, तीनों एंगल आप याद करो, बहुत जरूरी है, तीनों साइड्स आप याद करो, बस एक एक याद कर लिया तो बाकी दो याद हो जाएंगे। और इस तरीके से हम इनका रिजल्ट आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमारे पास पैरेलल ट्राइंगल से रिलेटेड एक रिजल्ट मैंने आपके सामने रख दिया कि जो सरकम रेडियस होती है पैरेलल ट्राइंगल की, वो गिवन ट्राइंगल की सरकम रेडियस का आधा होती है, और उसको मैंने वेरीफाई भी किया, ठीक है। और अब मैं आपसे दो रिजल्ट ऐसे होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करना। पेज नंबर 7 पे चल रहे हैं, और नहीं आएगा तो मैं कल वेरीफाई कराऊंगा। तो ये तो सरकम रेडियस हो गया, ऐसे ही इन रेडियस और एरिया, ये दो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीक में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर अपन शुरू करेंगे अपना अलजेब्रा। क्वेश्चन है नेक्स्ट है, आपको शो करना है एरिया ऑफ, पहला ये होमवर्क है, एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल। पैरेलल ट्राइंगल का जो एरिया होता है इट इज, ये आप शो करके बताइएगा मेरे को, आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2a इंटू साइन 2b इंटू साइन 2c। या फिर यही जो पैरेलल ट्राइंगल का एरिया है, यही एरिया आपका
2 डेल्टा cos A cos B cos C आता है। ठीक है, दो रिजल्ट, एक सरकम रेडियस के टर्म्स में, एक डेल्टा क्या है, डेल्टा ट्राइंगल एबीसी का एरिया, और हम ये एरिया ऑफ पैडल ट्राइंगल, मतलब ये पैडल ट्राइंगल के एरिया और ट्राइंगल एबीसी के एरिया में रिलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला, ये आपको वेरीफाई करना है। और दूसरा इन रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल, इन रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल, तो ये होता है 2r cos A cos B cos C, 2r cos A cos B cos C, ये इन रेडियस आता है, ये आपने शो करना है। तो ये दो चीजें होमवर्क में, और इस तरीके से 3 पॉइंट हमारे पास बन गए। सरकम रेडियस में वेरीफाई करा चुका हूँ, इन रेडियस ये है और एरिया ये, ठीक है। इतनी बातें आपको पैडल ट्राइंगल के लिए पूछी जा सकती हैं एग्जाम हॉल में। पैडल ट्राइंगल आपके जेई के सिलेबस में इंक्लूडेड है, और ये जितनी सारी बातें पढ़ रहे हो ये सब आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगी, एनसीईआरटी में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव में है। एनसीईआरटी में सिलेबस बहुत कम दे रखा है आपको, ठीक है, तो इसलिए इसको जरूर करना है आपने। अपन टॉपिक के चैप्टर के ऑलमोस्ट एंडिंग पर हैं, 2-3 चीजें और बची हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा और अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आप काफी समय से, काफी संयम से पढ़ रहे थे, बहुत समय से, आगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करना आपने, ठीक है, प्रूव करने की कोशिश करिए, हो जाएगा तो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करिएगा। बाय एवरीवन। सर बोलो बेटा। सर आपने बताया था एररलेस गाइड का हम लोग एक थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि एनसीईआरटी और इस सब ने थोड़ा कम दिया है। हाँ हाँ, सर नवनीत भी एररलेस जैसी है या फिर उससे थोड़ी अच्छी है, कम कैसी है नवनीत? नवनीत सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा बुक? सर मैंने एक बुक ली है नवनीत की, गाइड नाम की, मैथमेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 में। हाँ तो उसमें देख शायद लो वो डाइजेस्ट। हाँ डाइजेस्ट है तो फिर वो बेटा उसका होगा, स्कूल का टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन होगा उसमें, है ना। कॉम्पिटिटिव के लिए कोई डाइजेस्ट नहीं आता है, तो वो स्कूल की जो टेक्स्ट बुक आपकी आती है ना महाराष्ट्र बोर्ड की, उनका जो डाइजेस्ट आता है बेटा वो होगा वो नवनीत का बुक, ठीक है। तो सर नवनीत के लिए ऐसी कोई गाइड आती है क्या, नवनीत की या फिर और कोई? नवनीत का बेटा कॉम्पिटिटिव में ज्यादा नहीं लिखता है नवनीत, वो एमएसटी सीटी लेवल पे ज्यादा लिखता है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं लिखता है नवनीत, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा। लेवल वाइज क्वेश्चन कौन से डाइजेस्ट में दिया है एररलेस या वीपीएम? बेटा लेवल वाइज क्वेश्चन एररलेस में है, ठीक है। वीपीएम में लेवल वाइज क्वेश्चन, उनको लेवल को भी देखिए, एररलेस में और वीपीएम में डिफरेंस क्या है। एररलेस में टॉपिक वाइज क्वेश्चन, टॉपिक का मतलब आप समझते हो, जैसे मैं पैडल ट्राइंगल पढ़ा रहा हूँ, पैडल ट्राइंगल पे क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको इन रेडियस पढ़ाया, इन रेडियस, तो वहां वीपीएम में ऐसे क्वेश्चन है, सॉरी एररलेस में ऐसे क्वेश्चन है। और वीपीएम में क्या है, पहला पूरा थ्योरी बता दिया है और फिर उन पर क्वेश्चन दे रखे हैं। अब वो क्वेश्चन को कैटेगरी में डिवाइड किया है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, तो वहां पर क्वेश्चंस का लेवल बनाया गया है ना। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन, उससे थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन। अब जो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है उसमें सारे कंसेप्ट मर्ज करके क्वेश्चन दिए, फिर उससे हायर लेवल के क्वेश्चन उसमें भी सारे कंसेप्ट मर्ज करके दिए। जबकि एररलेस में क्या है, एररलेस में एक कंसेप्ट पकड़ा है, वो कंसेप्ट पे सारे लेवल के क्वेश्चन बताए, फिर दूसरा कंसेप्ट पकड़ा है, वो कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन बताए। तो ये डिफरेंस है दोनों बुक में, ठीक है। आयुष क्लियर है बेटा अभी? सर एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड बुक्स में से दोनों ज्यादा अच्छी कौन सी? देखिए मैं मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सजेस्ट ये करूंगा, जिन बच्चों का जो भी रिस्पेक्टिव बोर्ड है उसी का टेक्स्ट बुक है। जिनका सीबीएसई है वो एनसीईआरटी से पढ़ें, जिनका स्टेट बोर्ड है वो स्टेट बोर्ड की बुक से पढ़ें, ठीक है। कोई फायदा आपको नहीं लगेगा कि आप स्टेट बोर्ड में हो और आप एनसीईआरटी कर लो तो आपसे बहुत अच्छा पेपर जेई का बन जाएगा या स्कूल एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जो बच्चे
यदि एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं और वो यदि स्कूल के क्वेश्चन मतलब स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन कर लें तो कोई गारंटी नहीं है कि उनका एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई का एग्जाम अच्छा जाएगा या कॉम्पिटिटिव अच्छा। तो मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड है उसी बुक को परचेज करिए और उसी से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। यस चलिए ओके सर, बेटा। कई बार चैप्टर्स का नाम मैच नहीं करते और कई बार चैप्टर नहीं मिलते, तो हम लोग आप कैसे अंदर अंदर देखिए, चैप्टर का ऊपर से नाम मत पढ़ा करो, हो सकता है कई बार मिस मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल लिखा, उन्होंने वहाँ सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल ही लिखा हो। कंप्लीट चैप्टर नेम प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है, तो बहुत बारी ऐसा हो जाता है। फेस ऑफ ट्रायंगल भी है ना सर? हाँ, तो आप अंदर का कंटेंट देखा करो, ऊपर का टॉपिक चैप्टर नेम मैच मत किया करो, ठीक है बेटा। ये Yes, जो आपको मैं हाँ ये जो हेडिंग डालता हूँ ना, कॉम्पिटिटिव बुक से हेडिंग डालता हूँ, आपकी बुक से जो सीबीएसई की एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक है आपकी उससे मैच नहीं करेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव में मिल जाएंगे आपको ऐसी हेडिंग, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बाय एवरीवन।